टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। सभी लोग ध्यान से पूरी कथा का आनंद लें। कुछ नहीं करना आपको, केवल सुनो। ये रहा न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सुनते हैं ना ध्यान से। प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। मैं बात करूं कोई भी एक एटम की, तो जैसे मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम में कितने प्रोटॉन है? बेटा बिल्कुल बातचीत ना हो, टॉपिक खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले। एल्युमिनियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 30। ठीक। ये 13 प्रोटॉन्स एक बहुत छोटे से स्फीयर में बंद हैं। न्यूक्लियस का कल मैंने आपको साइज बताया था। कितने ऑर्डर का था साइज? तो ये जो 13 प्रोटॉन्स हैं ये एक बहुत छोटे से स्फीयर में बंद है। ठीक है। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक। तो ये जो 13 प्रोटॉन्स हैं जो एक छोटी सी जगह में बंद हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये तो श्योर है। श्योर है कि ये 13 प्रोटॉन्स एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो सवाल उठता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये 13 प्रोटॉन एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग जाते? क्वेश्चन क्लियर है मेरा आपसे? जैसे मैं बात करूं फास्फोरस की। फास्फोरस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 50। ये 15 प्रोटॉन एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस में बंद हैं। तो फिर वही क्वेश्चन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग रहे? क्यों न्यूक्लियस के अंदर ये बंद हैं? न्यूट्रॉन्स पर तो बेटा कोई चार्ज ही नहीं होता, उनका तो कोई रोल ही नहीं। अब हम सोचे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। 11th क्लास में हमने एक फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r²। ठीक। ये हमेशा एट्रैक्शन का होता है। तो हमने सोचा हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बंधे रहते हो। भाई इन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लगेगा, तो हो सकता उसकी वजह से ये बंधे हों। जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स से
10 की पावर 36 टाइम्स कम है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स छोटा है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को इन प्रोटॉन्स को आपस में बांध के नहीं रख पाएगा। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। न्यूक्लियस का साइज है ये। इस छोटे से स्फीयर में क्या भरे हुए हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मेरा सवाल है, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग रहे? ठीक, मैंने सोचा हो सकता ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें बांध के रखता हो, लेकिन पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रेशियो है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन्स को आपस में नहीं बांध के रख पाएगा। यहां तक क्लियर है? मेरा क्वेश्चन बार बार आपसे एक ही है कि रिपल्सिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बांध पा रहा, फिर भी प्रोटॉन्स रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर एक तीसरा फोर्स और लगता है। एक तीसरा फोर्स और लगता है जो प्रोटॉन्स को बांधे रखता है, जो इन प्रोटॉन्स को आपस में बांधे रखता है। मतलब जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा होती है। उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का काम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधकर रखना। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, क्योंकि ये बांध के रखा है, इसका मतलब ये काय का होगा? अट्रैक्शन का। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 100 टाइम्स मोर देन रिपल्सिव फोर्स। ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये रिपल्सिव फोर्स से कितना ज्यादा है? इस वजह से प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। इतना क्लियर है? इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर 3 फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये उल्टा लिख दिया था मैंने। इसके बाद एक और कौन सा आ गया? न्यूक्लियर। इनमें क्या रेशियो है? और ये इससे कितने टाइम्स ज्यादा है? 100 टाइम्स। तो रेशियो में क्या हो जाएगा? यही हुआ इसका मतलब। न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 38 और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन डिवाइड करोगे 100 टाइम्स ज्यादा आएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 100 टाइम्स मोर देन electrostatic force of repulsion. That's why protons bind up inside the nucleus.
इतना आपकी समझ में आया? अभी मैंने आपके केवल एक क्वेश्चन का आंसर बताया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, फिर भी दूर क्यों नहीं भाग रहे? यही बताया मैंने। तो क्यों नहीं भाग रहे दूर? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन के अलावा एक और फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर, जो कि रिपल्सन से कितने टाइम्स ज्यादा है, इसलिए वो प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम और डीपली गए, ये फोर्स आया कहां से, ये जनरेट कैसे होता है? तो एक साइंटिस्ट थे, योकावा, जापान के थे, योकावा। इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा एक पार्टिकल और है, जिसका नाम है पाई मेजॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा एक पार्टिकल और है, जिसका नाम क्या है? पाई मेजॉन। तीन टाइप के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल। ये पाई मेजॉन प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को घेरे रहते हैं। ये पाई मेजॉन्स किसे घेरे होते हैं? प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। जैसे ये है, कोई भी हो सकते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, वॉटेवर। मेन चीज ये है, ये पूरी तरह से क्लाउड बनाए होते हैं। ये पाई मेजॉन कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होते रहते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन से प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन। मतलब आपस में ये पाई मेजॉन एक्सचेंज होते रहते हैं। इतना आपको समझ में आया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय पाई मेजॉन। These pi mesons continuously exchange between pp, nn and en. Due to this continuous exchange, a new force develop, which is called, मतलब न्यूक्लियर फोर्स का जो जन्म हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? पाई मेजॉन के कंटिन्यूअस एक्सचेंज की वजह से। मतलब जनरेशन रीजन क्या है इसका? कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया कि कोई आपसे पूछे कि बेटा न्यूक्लियर फोर्स कैसे बना, तो किस वजह से बना? न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए हैं? पाई मेजॉन, जो किसे घेरे हुए हैं? कंटिन्यूस क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज। इस एक्सचेंज की वजह से जो नया फोर्स डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर।
आगे चलें। अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज। पाइमेजॉन बेटा न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल है जिसकी प्रेजेंस को बताया था युकावन। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पर। बहुत ध्यान से प्रॉपर्टीज को सुनना पहले। सबसे पहली प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। इससे स्ट्रॉन्ग इस यूनिवर्स में कोई फोर्स नहीं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। जैसे अभी अभी आपने देख भी ली, तीन फोर्स होते हैं नेचुरल, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। कौन स्ट्रॉन्ग है? तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। सेकेंड, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। पहला क्या हुआ? दूसरा है शॉर्ट रेंज फोर्स। ये समझो क्या है। The nuclear force between two nucleons become negligible when the distance between them is more than 4.2 Fermi। समझना, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कोई भी हो, इनके बीच में गैप ग्रेटर देन 4.2 फर्मी है तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में गैप ग्रेटर देन, कल मैंने बताया था फर्मी का मतलब 10 टू द पावर, ठीक, तो अगर उनके बीच में इतना डिस्टेंस है तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर उनके बीच में डिस्टेंस 1.5 फर्मी है, एवरेज 1.5 फर्मी, तो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। मतलब जब गैप बहुत कम है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? शॉर्ट डिस्टेंस पर वर्क करता है, जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा हुई वर्क नहीं। तो क्या न्यूक्लियर फोर्स, सुनना बेटा ध्यान से, क्या न्यूक्लियर फोर्स बाहर इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैसा है? केवल न्यूक्लियस के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं। क्लियर? थर्ड, न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली
attractive in nature। ये हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध के रखे, मतलब ये नेचर में कैसा है। बट यहां भी एक पंगा है कि जब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स अप्रोक्स 0.5 फर्मी के आसपास हो जाती है, मतलब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो इसका नेचर चेंज होके कैसा हो जाता है, रिपल्सिव। अदरवाइज क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये चिपक गए, मतलब अगर ये एक दूसरे से कोलाइड हो गए तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करें। इसलिए जैसे ही इनके बीच का गैप कितना होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, तो उनके बीच में गैप वापस इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो बेसिकली ये क्या है, कहां आके मैक्सिमम हो जाता है, इससे कम होगा गैप तो धीरे 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 इसकी स्ट्रांगनेस कम होती जाएगी, और इतने पे आने पर ये एकदम से कैसा हो जाएगा। समझ में आया? तीन चीजें हैं। अगर गैप इससे ज्यादा हुआ तो काम ही नहीं करेगा, इतने पर मैक्सिमम होगा, इससे कम पर धीरे 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 नेचर कैसा होता जाएगा, रिपल्सिव, और इस पे आके टोटल रिपल्सिव। अब क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट एक बार फिर से समझो। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस नेचर 10⁻38 टाइम्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब केवल न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है। जब गैप न्यूक्लियस के बीच में 4.2 फर्मी से ज्यादा हो जाए तो वर्क नहीं करता। जब 1.5 फर्मी हो जाए तो मैक्सिमम हो जाता। नेचर वाइज एट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस ये कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आर सैचुरेटेड फोर्स, मतलब सैचुरेट का मतलब क्या होता है, संतृप्त। संतृप्त का मतलब जिन दो के बीच में, मान लो ये एक प्रोटॉन है ये एक न्यूट्रॉन है, इनके बीच में क्या लग रहा, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, अब इस प्रोटॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स और इस न्यूट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे इनके पास कितने भी प्रोटॉन्स कितने भी न्यूट्रॉन्स घूमते रहें। मतलब ये आपस में कैसा है, तो इसे नेबर प्रोटॉन या नेबर न्यूट्रॉन की प्रेजेंस से चेंज नहीं किया जा सकता। समझे? मतलब जिस एक पेयर के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा वो दूसरे पेयर की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं। ठीक, इसके बाद फिफ्थ, क्या ये फोर्स बेटा चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। अगर ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता तो ये न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता ही नहीं। न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, चार्ज इंडिपेंडेंट।
It does not depends on charge. इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। इसका मतलब समझो, स्पिन क्वांटम नंबर सुना है आप, प्लस हाफ और माइनस हाफ। जब रोटेशन, पार्टिकल्स का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस हाफ। सुना है? तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में है, दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, तो उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक क्लॉक घूम रहा तो दूसरा एंटी क्लॉक, तो उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स वीक होगा। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स किस पर डिपेंड नहीं है, बट किस पर डिपेंड है? ठीक, तो सेम डायरेक्शन में स्पिन करने वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच कम होगा। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्स, बता ही दिया था, ये एक्सचेंज फोर्स है। ये किसकी वजह से डेवलप हुआ? पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज की वजह से। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है समझना? नॉन सेंट्रल फोर्स, मैं बात करूं दो प्रोटॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स की, तो एक यहां लगता, एक यहां, एक ही लाइन पे लगते दोनों। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स की, एक ही लाइन पे लगते। ऐसा तो नहीं होता एक का फोर्स ऊपर जा रहा हो एक का नीचे जा रहा हो, एक ही लाइन पे लगते। जब फोर्स एक ही लाइन पर वर्क करें तो उन्हें कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और जब फोर्स एक ही लाइन पे वर्क ना करे तो उसे कहते नॉन सेंट्रल। न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? जैसे मैं बात करूं अपनी और अर्थ की, तो मेरे और अर्थ के बीच में अर्थ मुझे खींच रही है, यानी ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। वो फोर्स कहां लगेगा? मुझे अर्थ से मिलाने वाली लाइन पर, ऐसा इसमें नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल। क्लियर है कहानी? फिर से पूरे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला, ये क्लियर है? शॉर्ट रेंज का मतलब अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में गैप इतना हो गया तो वर्क नहीं करेगा, इससे कम पे वर्क करेगा लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। कम होते होते जब गैप इतना होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, इससे और गैप जब कम होगा तो वीक होते होते इस पर आके रिपल्सिव हो जाएगा। एक कपल के बीच लगने वाला फोर्स दूसरे कपल के बीच लगने वाले फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिंपल। सेम स्पिन वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच स्ट्रॉन्ग, अपोजिट स्पिन वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच वीक। डेवलप ड्यू टू
continuous exchange of pi message, does not works along line of choice. कहीं भी कोई डाउट? न्यूक्लियर फोर्स क्लियर है आपको? अब कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स भरे हैं, फिर भी वो रिपेल क्यों नहीं हो रहे, तो आंसर आपके पास है। ठीक है, अब यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, वो सुनो। केमिस्ट्री में आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी तो उस पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड अलग से दो कॉलम बने जिनमें लैंथेनाइड और कौन से होते? एक्टिनाइड होते। उन्हें नीचे क्यों रखा गया है अलग से? उनसे ऐसा भेदभाव क्यों? कोरोना पॉजिटिव। उनको सीरीज में अलग रखा गया है, जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इन सबको अलग रखा गया और कहा गया है कि ये अनस्टेबल है। इनको अलग इसलिए रखा गया क्योंकि ये कैसे हैं? अनस्टेबल, या बहुत हल्की भाषा में कहा जाए ये रेडियो एक्टिव है। अनस्टेबल का मतलब होता है रेडियो एक्टिव। तो सवाल उठता है अनस्टेबल क्यों? देखिए 92U 235 यूरेनियम, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? जबकि 15p30 इसमें कितने हैं? यहां 15 प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा और यहां 92 प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा। कहां ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ? नहीं होगा। 92 प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ओवरकम करने लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि एक छोटी सी जगह में इतने प्रोटॉन्स भर गए कि अब न्यूक्लियर फोर्स भी इन्हें बांधे रखने में, ठीक, तो अब क्या होगा? अब न्यूक्लियस ब्रेक, मतलब उसमें से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, भागेंगे तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। जब वो भागेंगे तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल होगा। भाई 92 है, मान लो दो ही भाग गए, 90 बचे। समझ रहे बात को? तो क्यों उन्हें हम अनस्टेबल कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि रिपल्सिव फोर्स ओवरकम कर जाता है किसे, या ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स फेल हो जाता है किसके आगे? रिपल्सिव फोर्स के आगे। तो फाइनली न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए ये एलिमेंट्स कैसे हैं? अनस्टेबल एलिमेंट। जब न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं तो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो आपने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी ना किसी तरह बाहर निकलने लगे, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आपकी समझ में आई ये बात? फिलहाल वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आगे आता है एटॉमिक मास यूनिट, जो मैंने आपको कल नाम बताया था, AMU।
क्या था एएमयू? क्या था एएमयू? पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो एएमयू को आप डिफाइन कैसे करेंगे? Atomic mass unit is the smallest unit of mass which is used to measure the mass of small particle. एक एएमयू में इक्वल होता है 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब इसे समझो, मास ऑफ वन कार्बन एटम, ध्यान से समझना बेटा। कार्बन को हमने कहा रखा है पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे, 6 ही 12। 12 क्या होता है इसका? मास नंबर, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, कुल मिला के कितने? 12। क्या ये मास है कि मास नंबर है? ठीक। अब सुनिए, जितने भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है वो सब 1 मोल है। जितने भी एलिमेंट है वो कितने हैं? 1। 1 मोल में कितने एटम होती हैं? 6.023 इंटू 10⁻⁴। मतलब कार्बन के इतने सारे एटम्स को जब मिलाया तब बना 1 मोल कार्बन। ठीक। कार्बन के इतने सारे एटम्स को मिलाकर बना 1 मोल कार्बन। जब इतने एटम मिलेंगे तो उनका कुछ ना कुछ वेट भी आएगा। मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। जब इतने सारे एटम मिलेंगे तो कुछ मास डेवलप होगा। कितना डेवलप हुआ? वो ये 12 लिखा होता है, इसका मतलब है 12 ग्राम। समझे बात को? अब मैं आपसे कहूं पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का नंबर है 16, इसका मतलब 16 ग्राम मास है। किसका? ऑक्सीजन के कितने एटम्स का? जब ऑक्सीजन के इतने एटम मिले तब उनने कितना मास डेवलप किया? 16 ग्राम। अब समझ में आई? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 12 अपॉन ठीक, ये वैल्यू रखेंगे हम यहां। आफ्टर सॉल्विंग ये आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 की।
मतलब एक एएमयू कितने किलोग्राम के बराबर है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। समझ में आया? एग्जाम में आपसे कहा जाएगा शो दैट या प्रूव दैट 1 एएमयू इक्वल इतना, तो आपको ये 3-4 लाइनें करनी है, आपका आंसर आ जाए। ठीक, कथा समझ में आई? कल दर्शन दीजिए।